हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, ये हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो लेसन देख रहे हैं हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन। तो हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन में हमने पिछले लेक्चर्स में जो है हाइलोएल्केन बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं और इनके रासायनिक गुण क्या क्या है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आप लोग की शिकायत है कि रिएक्शंस आपको तैयार नहीं हो पाते या रिएक्शन आप बना नहीं पाते हो, रिएक्शन समझ में नहीं आता। तो देखो, इसका सबसे अच्छा और बढ़िया जुगाड़ है कि आप स्टार्टिंग के जो भी मैं इस लेसन में, जैसे मान लीजिए हम आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 लेसन है, सपोज करिए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 लेसन है, तो 5 लेसन आप सबका रिएक्शन रटो, ऐसा असंभव है। आप रटिए मत, केवल आप पहला लेसन जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन पढ़ा रहे हैं, तो स्टार्टिंग के जो भी 2-4 लेक्चर हो रहे हैं, इन 2-4 लेक्चर के रिएक्शंस केवल आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो बाकी आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये रिएक्शन कैसे तैयार होगा, क्यों नहीं समझ में आता है? तो देखो, रिएक्शन इसीलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि आपके दिमाग में रिएक्शन नाम की चीज है ही नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, इससे पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो पढ़ा नहीं है तो कैसे आएगा? देखिए, जब तक आपके दिमाग में कुछ रिएक्शंस मतलब कुछ कंपाउंड्स के नाम, जैसे मान लीजिए कहा गया एथिल अल्कोहल, तो अब एथिल अल्कोहल का फार्मूला तो पता ही होना चाहिए ना। अब कहो कि चले हम एक का फार्मूला रटे, नहीं, फार्मूला मत रटिए। आप जो भी रिएक्शन बताया जाए उस रिएक्शन आप 2, 4, 6, 10 रिएक्शन काहे नहीं रट डालते? 2, 4, 6, 10 रिएक्शन आप समझ के रटने का हमारा मतलब ये नहीं है। हमारे मतलब ये है कि एक एक कंपाउंड्स आप अच्छे से, भाई रिएक्शन आप तैयार करोगे तो उसी के साथ आपका कंपाउंड का नाम भी तैयार हो जाएगा। जैसे एक रिएक्शन में कम से कम 3-4 नाम बताए जाते हैं। भाई 2 रिएक्टेंट लोगे, 2 प्रोडक्ट बनाओगे, तो 2 रिएक्टेंट का नाम आपको याद हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट का फार्मूला याद हो जाएगा, तो 4 एक रिएक्शन आप ठीक से जानोगे तो 4 कंपाउंड कम से कम जानोगे। अब जब आप 8-10 रिएक्शन आप अलग अलग टाइप के आप तैयार कर लोगे तो आपको लगभग भाई 10 रिएक्शन अगर आप ठीक से तैयार कर लिए तो 10 चौक 40 कंपाउंड के नाम आपको तैयार हो गए, सिर्फ 10 रिएक्शन। तो 10 रिएक्शन तैयार करने के बाद एक चीज और जान लो, फिर आपको रिएक्शन आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस जो रिएक्शन बताया जाएगा आप देखोगे, बस आराम से मिलाओगे, प्रोडक्ट बना दोगे। यानी आपको फिर कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस जो भी रिएक्शन बताया जाएगा उसको आप तुरंत इजीली आसानी से समझ जाओगे और बना ले जाओगे, चुटकियों में बना ले जाओगे। लेकिन आपके दिमाग में पहले कुछ कंपाउंड्स के नाम होने चाहिए, और इसका होने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप 2, 4, 6, 10 रिएक्शन आराम से पढ़ करके आराम से तैयार कर लो। थोड़ा मेहनत कर लो ना, 2-3 दिन मेहनत कर लो, बस 2-3 दिन। बस मेरा जो भी लेक्चर्स ये 2-3-4 लेक्चर्स हुआ है, इसी 2-3 लेक्चर्स को जो भी रिएक्शन बताया गया हो अच्छे से तैयार कर लो, बस। इसके बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कुछ नहीं करना। समझ में आई बात कि नहीं? और यही स्टार्टिंग के 2, 4, 6 लेक्चर्स अगर आपको समझ में नहीं आया, 2, 4, 6 लेक्चर्स के कंपाउंड्स के नाम नहीं याद हुए, तो एक चीज जान लेना, पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, कहीं आपका दिमाग नहीं काम करेगा। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन भरा है, और रिएक्शन कब आएगा? जब आपके दिमाग में कुछ कंपाउंड्स के नाम रहेंगे तभी आएगा। नाम तो तैयार करना ही करना है। तो इसलिए शुरुआत के कुछ रिएक्शंस आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरुआती रिएक्शंस और रिएक्शन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, उसको लिख लिख के ट्राई करो। मैं आपको जितने रिएक्शन बता रहा हूं सब गिने गिनाए खूब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्टार्टिंग के थोड़ा इसको तैयार कर लो, देखना 2-4 दिन आप सिर्फ मेहनत कर लो, उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक में आपको कहीं रटने की और कहीं समझने की कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ में आ गई बात? तो समझ में आ गई बात हो तो आज मैं आपको नया टॉपिक बताने वाला हूं। आज हम जो है इस लेसन में जो है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है, तो आज हम क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि बताएंगे, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों की बात करेंगे, साथ में इनके 2 उपयोग की बात करेंगे। ये खूब नंबर लगा के पूछा गया है, तो आज हम क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हाइलोएल्केन बनाने की जो विधि है या रासायनिक गुण हमने जो बताए हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको समझ में आएगा। अगर वो समझ में नहीं आया होगा तो ये भी आपको कम आएगा।
लेकिन नहीं, हर जगह देखिए इसमें सुधरने का कोई ऐसी बात नहीं है। चाहे जहां से चाहो आप सुधर सकते हो, चाहे जहां से चाहो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो चलिए आज हम क्लोरोफॉर्म देखते हैं और आपको देखिए अभी सारे रिएक्शन समझ में आएंगे। बस थोड़ा गौर करके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और लिख लिख के तैयार करिए। देखिए कैसे नहीं आता। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म। देखिए जो क्लोरोफॉर्म होता है, इसी क्लोरोफॉर्म को हम जो है, इसका केमिकल नेम अगर देखा जाए तो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसका जो फार्मूला बनता है CHCl3 बनता है। क्या बनता है? CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। और अब ये क्लोरोफॉर्म जो होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। देखिए इसमें हम प्रयोगशाला विधि की ही बात करेंगे। आपके एग्जाम में प्रयोगशाला विधि ही ज्यादा पूछा जाता है, बाकी जो विधियां है उसको हम बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे। और प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफॉर्म दो तरीके से बनाया जाता है। देखो इसमें हम जो है दोनों तरीकों के रिएक्शन आपको बता देंगे और इनका जो डायग्राम होगा और जो विधि होगा वो एक डायग्राम बना करके दोनों विधियों को एक ही में जो है आपको बता देंगे। देखिए प्रयोगशाला में जो क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है वो दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण की अपक्रिया द्वारा, और दूसरा जो है एसीटोन पर विरंजक चूर्ण की अपक्रिया द्वारा जो है बनाया जाता है। बात समझ में आई? एक एथिल अल्कोहल द्वारा बनाया जाता है और दूसरा जो है एसीटोन द्वारा जो है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। एग्जाम में ज्यादातर एथिल अल्कोहल भी पूछा गया है और एसीटोन द्वारा भी पूछा गया। तो दोनों के रिएक्शन हम बारी बारी देख लेंगे और जो इसका डायग्राम होगा और इसका जो मेथड होगा वो एक ही तरीके से दोनों पे लागू होता है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें जो है भाई प्रयोगशाला में जो क्लोरोफॉर्म बनाए जाते हैं वो एथिल अल्कोहल और जो है विरंजक चूर्ण की अपक्रिया द्वारा बनाया जाता है या एसीटोन पर विरंजक चूर्ण की अपक्रिया द्वारा बनाया जाता है। प्रयोगशाला में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एथिल अल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अपक्रियाएं होती हैं उनको हम देखेंगे, उसके बाद फिर एसीटोन के बारे में बात करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि की बात करते हैं। तो एथिल अल्कोहल द्वारा जो क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा विरंजक चूर्ण होता है, क्या होता है? विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है जल से अपक्रिया करता है, ब्लीचिंग पाउडर जल से अपक्रिया करता है और जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। और जो क्लोरीन गैस बनता है यह जो है एथिल अल्कोहल से अपक्रिया करता है। तो एथिल अल्कोहल सर्वप्रथम एस्टल्डिहाइड में परिवर्तित होता है और जो एस्टल्डिहाइड बनता है ये पुनः क्लोरीन से क्लोरीनेशन की क्रिया करता है और जो है फिर क्लोरल चेंज होता है। और जैसे ही क्लोरल बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर लेता है और फिर जो है क्लोरोफॉर्म और जो है आपका कैल्शियम फॉर्मेट बनाता है। कैसे बनाता है हम इनकी अपक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें 4 स्टेप में अपक्रिया होगी। हमने जो 4 स्टेप की अपक्रिया है उसको यहाँ पर लिख दिया है। आप इसी ये जो अपक्रियाएं होंगी ये ऐसे ही अपक्रिया होगी। ठीक, तो इसको आप कैसे, इनकी अपक्रिया कैसे है? देखिए सबसे पहला काम होगा विरंजक चूर्ण की जल से अभिक्रिया, यानी जो हमारा विरंजक चूर्ण है या ब्लीचिंग पाउडर है सर्वप्रथम ये जल से अपक्रिया करेगा। तो ये हमारा विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है। और इसमें जब हम H2O डालेंगे तो हमारा जो बनेगा, देखो Ca यहाँ है और यहाँ पर आप जान रहे हैं एक को और मिला दोगे, जैसे H2O लिखा है तो HOH है। H2O क्या है? HOH। और इस बीच वाले ऑक्सीजन को अगर आप रख दोगे तो ये OH का OH बन जाएगा, 2 OH बन जाएगा। एक Ca के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है तो ये बन जाएगा CaOH का होल 12 और साथ में ये क्लोरीन जो है फ्री हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो हमने सबसे पहले यही कहा है कि ये हमारा जो है विरंजक चूर्ण है। ये कौन है? ये है विरंजक चूर्ण या इसी को जो है ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो एक फार्मूला आपको दिमाग में बिठा लेना है कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? CaOCl2। समझ में आई बात? उसके बाद ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और जो बना है ये क्लोरीन गैस है।
तो सर्वप्रथम ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया करता है या व्यंजक चूर्ण जल से क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या होगा। दूसरे स्टेप में एथिल एल्कोहल का क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण, यानी एथिल एल्कोहल का क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण, यानी जो एथिल अल्कोहल हमारा है यही क्लोरीन गैस द्वारा उसका ऑक्सीकरण कराएंगे। कैसे कराओगे। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH और इस पर आप सर्वप्रथम Cl2 की क्रिया कराओगे। किसकी क्रिया कराओगे। Cl2 की। तो ध्यान समझिएगा भाई। देखो इसमें एक हाइड्रोजन, दो क्लोरीन है तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा और फिर हमारा यहाँ बचेगा CH3CHO बचेगा। क्या बचेगा। CH3CHO बचेगा और साथ में हमारा 2 HCl निकलेगा। यानी यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों। क्योंकि जब हाइड्रोजन निकलता है किसी यौगिक में से तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन ऐड हो तब भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकले तब भी ऑक्सीकरण। तो यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ये है आपका एथिल अल्कोहल। कौन है। एथिल अल्कोहल है। और ये आपका है एसिटल्डिहाइड। समझ में आई बात कि नहीं। यानी सबसे पहले क्या होगा कि एथिल अल्कोहल का क्लोरीन द्वारा जो है ऑक्सीकरण होगा और एसिटल्डिहाइड बनता है। पहली बात समझ में आ गई। अब चलो अगली बात देखते हैं। तीसरा स्टेप जो होगा एसिटल्डिहाइड का क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण, यानी यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीकरण हुआ है, अब की बार जो होगा वो क्लोरीनीकरण होगा। तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला यहाँ है CH3CHO। अब क्लोरीनीकरण में क्या होता है कि क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ जो है HCl बना लेता है और जहां से हाइड्रोजन निकलता है वहां पर उतना क्लोरीन लगा भी देता है। तो इसे बोलते हैं क्लोरीनेशन। तो निकलेगा कितना। 3 हाइड्रोजन है तो मतलब 3Cl2 लेंगे भाई। 3 हाइड्रोजन है तो 3Cl2 लेंगे मतलब 6Cl2। तो 3Cl 3 हाइड्रोजन यहाँ के, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ ये ग्रुप है CH2 एल्डिहाइड, यहाँ से नहीं निकलेगा। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन 3 Cl के साथ 3 HCl बना लेगा तो 3 क्लोरीन यही लग जाएगा। तो बन जाएगा CCl3CHO और प्लस 3 HCl। तो इसका नाम है क्लोरल। क्या नाम है। क्लोरल है। या इसी को कह सकते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसी का नाम है ट्राइक्लोरो। भाई 3 क्लोरो है और एसिटल्डिहाइड में लगे हैं तो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। और ये आपका एसिटल्डिहाइड ये वाला है। तो समझ में आई बात कि नहीं। यानी अगले स्टेप में एसिटल्डिहाइड का क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण होगा, क्लोरीनेशन होगा, जिससे हमें क्लोरल अथवा ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात। अब लास्ट वाला स्टेप जो होगा, चौथा स्टेप, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, यानी अब की बार ये ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा। कैसे करेगा। देखो ये हमारा CCl3CHO है, यही तो है CCl3CHO। अब इस पर हम जो है CaOH का होल ट्वाइस, ये आया कहां से। यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाई, यही तो उठा के यहाँ आया है। ध्यान समझिएगा भाई। यहाँ पर 2 OH है। कितना OH है। 2 OH है। और यहाँ पर यहाँ से आपको क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है ना। तो देखो कुछ नहीं करना है, एक OH इसी बीच में रख देना है तो CHCl3 इतना हो जाएगा। इसको आप ले लीजिए 2 पार्ट के। समझ में आई बात कि नहीं। अरे एक हाइड्रोजन उठा के इसी बिचवा में रख देंगे C और Cl3 के बीच में तो CHCl3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आराम से बन जाएगा। तो 2 H यहाँ है ना, OH का होल ट्वाइस है तो 2 H ही है तो दो आगे ले लिए तो ये एक तो बन जाएगा 2 पार्टिकल CHCl3। कितना समझ में आया कि नहीं। अरे CCl3 ऑलरेडी है ही है, एक हाइड्रोजन 2 बार में डाल देंगे तो CHCl3 हो जाएगा। ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। और बचा क्या है, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचा है तो HCOO ये बचा कि नहीं बचा। अरे H है, C है, O है, एक O यहाँ भी बचा है तो एक बार में HCO बचा है
तो बस इसी का काम है। तो आपका बन जाएगा HCOO का होल 12। अरे ये आगे से 2 लिए हो तो ये हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ है ही है, तो HCOO का होल 12 और Ca बेचारा है ही है, तो ये बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। और ये है हमारा क्लोरोफार्म। और ये जो बना है ये ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड, इसी को क्लोरल बोला जाता है, क्लोरल या इसी को ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। समझ में आई बात कि नहीं? इसी को क्लोरल बोला जाता है, क्लोरल। इसका नाम याद रखना, बहुत काम की चीज है। क्लोरल ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड बोल लो और चाहे क्लोरल कह लो, ये दोनों ही नाम एक ही है। समझ में आया कि नहीं? प्रयोगशाला में आपसे एथिल अल्कोहल द्वारा जब पूछा जाएगा क्लोरोफार्म बनाने की विधि में, तो आपको इतनी बातें जो है आपको लिखना है। इसके बाद डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना करके फिर उसके नीचे जो है कैसे प्रोसेस करवा रहे हो उसके बारे में बताना है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया फिर से देख लो इसको। देखो ये जो जितनी बातें हमने लिखा है वो आपके रिएक्शन में भी वही हमने दिखाया है। क्या दिखाया है कि सर्वप्रथम विरंजक चूर्ण की जल से अपक्रिया, यानी विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। देखो CaOCl2 प्लस H2O, CaOH का होल प्लस Cl2, तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनेगा। दूसरे स्टेप में एथिल अल्कोहल का क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण, तो एथिल अल्कोहल का क्लोरीन द्वारा ना ऑक्सीकरण लिख पाओ तो क्लोरीन द्वारा अभिक्रिया ऐसे लिख दो। भाई कोई चीज ना समझ में आए तो थोड़ा उसको तोड़ मरोड़ कर लो, तो यह आपका एथिल अल्कोहल हो जाएगा, ये Cl2 हो जाएगा। एथिल अल्कोहल का जब Cl2 से क्रिया कराओगे सबसे पहले एस्टल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एस्टल्डिहाइड। एक हाइड्रोजन ये दोनों मिल करके Cl2 के साथ HCl बना लेंगे, तो बचा क्या है? CH3 बचा है, C बचा है, यहाँ एक H बचा है, O बचा है, तो वही हमने लिख दिया और ये एक प्रकार का एस्टल्डिहाइड है। कितना बढ़िया बन गया। और यही एस्टल्डिहाइड फिर क्या करेगा? एस्टल्डिहाइड का क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण, यानी बना एस्टल्डिहाइड पुनः क्लोरीन से जो है क्लोरीनीकरण करता है, क्लोरीन द्वारा अपक्रिया करता है, जिससे ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड। तो यह आपका जो बना है CH3CHO प्लस 3Cl2, तो अब हमने 3Cl2 क्यों लिया? क्योंकि 3 हाइड्रोजन निकालने वाले हैं यहाँ का, तो 3 क्लोरीन के साथ 3HCl बनाएगा, तो 3 क्लोरीन लगेगा ना, इसीलिए 3Cl2 यानी 6Cl जो है लिया है। तो यह आपका बन जाएगा 6Cl3CHO प्लस 3HCl, तो यह आपका क्लोरल है और इसी का नाम है ट्राइक्लोरो। भाई 3 क्लोरो है ना, ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन के लिए एस्टल्डिहाइड हो जाएगा क्योंकि CHO ग्रुप लगा है, तो ये आपका क्लोरल है, इसी को ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड बोला जाता है। अब ये ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनाए हो उसी को ले लेंगे, तो ये 2 पार्ट के ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड लेंगे जिसे क्लोरल बोला जाता है, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, तो कितना बढ़िया है। देखो CCl3 लिखा है, इसका एक हाइड्रोजन इसके बीच में डाल देंगे, CHCl3 हो जाएगा। अब यहाँ पर होल 12 है तो 2H है, अरे ये OH 2 हो गया ना, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो ये आगे 2 ले लेंगे, तो ये 2CHCl3 बन जाएगा और बचा HCO बचा है, एक और O डाल देंगे ये वाला, तो HCOO हो जाएगा। चूंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो होल 12 लगा देंगे और फिर CA के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है और HCOO के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। भाई ये जो हमारा HCOO होता है इस पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब चूंकि Ca पर 2 प्लस चार्ज होता है तो 2 नेगेटिव चार्ज भी तो चाहिए, तो इसीलिए इसको होल 12 जो है लगा के रखा जाता है। तो HCOO का होल 12 Ca, तो ये हमारा जो है कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, याद रखना नाम ही मेन है। तो इस तरीके से एथिल अल्कोहल द्वारा जो है क्लोरोफार्म बनाया जाता है। समझ में आ गई बात? अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं जो है एसीटोन द्वारा किस प्रकार बनाया जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम एसीटोन द्वारा क्लोरोफार्म बनाते हैं तो इसमें एथिल अल्कोहल की अपेक्षा एक स्टेप इसमें कम अपक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी आसान है कि इसमें होता क्या है, सर्वप्रथम एक स्टेप आपका वही रहेगा कि विरंजक चूर्ण जो है जल से अपक्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। एक स्टेप जो आपका एथिल अल्कोहल में देखा गया था वो स्टेप इसमें भी पहला वाला स्टेप वही रहेगा। फिर अब एसीटोन जो है इस क्लोरीन से अपक्रिया करता है
क्लोरीनीकरण करता है जिससे ट्राइक्लोरोएसीटोन बनाता है। क्या बनाता है? ट्राइक्लोरोएसीटोन बनाता है। और यही ट्राइक्लोरोएसीटोन फिर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म तथा कैल्शियम एसीटेट बनाता है। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आया तो रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। इनमें जो अपक्रियाएं होंगी वो इस प्रकार से होंगी। कैसे अपक्रिया? सबसे पहली अपक्रिया वही होगा कि विरंजक चूर्ण जल से अपक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस देता है। याद हो गया होगा। तो यह आपका विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला है CaOCl2 होगा और इस पर जो है H2O का अपक्रिया होगी तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्रायल और क्लोरीन गैस मुक्त होता है। पहली बात तो वही हो गई। दूसरा स्टेप जो होगा, दूसरा स्टेप जो हम देखने वाले हैं एसीटोन का क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण। यानी अगले स्टेप में जो एसीटोन से अपक्रिया करा रहे हैं वो क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण होगा जिससे ट्राइक्लोरोएसीटोन बनेगा। कैसे बनेगा? एसीटोन का फार्मूला अब आपको याद करना पड़ेगा। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO CH3। अब जब तक याद नहीं करोगे कोई फार्मूला तो कैसे रिएक्शन बनाओगे? तो इसलिए जो भी फार्मूले सामने पहले मिलते हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लो। एक बार याद कर लो फार्मूला, दोबारा थोड़ी याद करना पड़ेगा। 10 20 30 फार्मूले आपके दिमाग में आ गए तो पूरी केमिस्ट्री में कुछ रटना नहीं है। ठीक, तो एसीटोन का फार्मूला ये है। इस पर हम जो है Cl2 की क्रिया कराएंगे, 3 पार्ट की लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ 3HCl बना लेंगे और यही 3 क्लोरीन यहाँ लगा भी देंगे। इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन है। एसीटोन पर जब आप क्रिया कराएंगे तो एक बार यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकल जाएगा और 3 क्लोरीन लगा देंगे तो CCl3COCH3 ये हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, बस केवल इसी हाइड्रोजन को हटाने वाले हैं। तो ये हमारा बन जाएगा। साथ में 3HCl बनेगा। 3HCl इसका नाम है ट्राइक्लोरोएसीटोन। इसका नाम होगा ट्राइक्लोरोएसीटोन। समझ में आ गई बात कि इस पर एसीटोन पर क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण कराएंगे जिससे ट्राइक्लोरोएसीटोन बनता है। समझ में आ गए? अगला स्टेप जो होगा भाई, अगला स्टेप जो इसमें देखेंगे ट्राइक्लोरोएसीटोन का CaOH का होल ट्रायल से अपक्रिया, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया। अब देखिए इसमें ट्राइक्लोरोएसीटोन का जो फार्मूला है CCl3COCH3। इस पर हम अपक्रिया कराएंगे CaOH का होल ट्रायल। किसकी अपक्रिया कराओगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कराओगे। तो इसमें भी वही कहानी है कि यहाँ पे अगर इसका एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया जाएगा तो CHCl3 बन जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 पार्ट की यहाँ हम ले लेंगे। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं CHCl3। इतना समझ में आ गया? भाई कुछ नहीं किए, CCl3 लिखा था, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ लगा दिए तो CHCl3 बन गया। ठीक, ये हमारा क्लोरोफॉर्म तैयार हो गया। आगे 2 लिए हैं, 2 भाग बन जाएगा। बचा क्या है? CH3COO। एक को इधर भी तो बचा है, अरे होल ट्रायल है तो आगे 2 लिए हो तो 2 ये बचा भी होगा। तो हमारा जो बचा है CH3COO का होल ट्रायल बचा है और आगे Ca है। तो ये हमारा जो है देखो CH3COO ये हो गया, होल ट्रायल लगा दिया क्योंकि ये 2 ये है और आगे 2 यहाँ है और Ca बचा था, Ca भी लगा दिए। तो इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट ये हमारा है और ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना है, ये ट्राइक्लोरोएसीटोन है। ये कौन है? ट्राइक्लोरोएसीटोन। हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो। ट्राइक्लोरोएसीटोन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कराएंगे, क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसीटेट बनता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? तो इस देखो जो ये बातें लिखी हुई है वही रिएक्शन में हमने किया है और कुछ नया नहीं किया है। तो चाहे आप रिएक्शन से बातें याद कर लो, चाहे बातों से रिएक्शन याद कर लो, याद तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए इसमें करना क्या है, इसके लिए विरंजक चूर्ण का जल से अपक्रिया। पहला काम ये वही होगा जो एथिल अल्कोहल में हुआ था कि विरंजक चूर्ण से जल से अपक्रिया करता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, दूसरे स्टेप में एसीटोन का क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण होगा। यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे एसीटोन CH3COCH3 ये आपका एसीटोन का फार्मूला है।
इस पर Cl2 की क्रिया कराओगे तो बन जाएगा CCl3COCH3। सब कुछ सेम है, बस यही हाइड्रोजन जो है क्लोरीन द्वारा HCl बना लेगा और वही क्लोरीन जितना हाइड्रोजन निकालेंगे उतना लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा CCl3COCH3 साथ में 3HCl। इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसीटोन और यही ट्राइक्लोरो एसीटोन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे। तो ये ट्राइक्लोरो एसीटोन ये वाला यहाँ उठा के रख दिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ का यहाँ लगा दिए, तो हमारा ये दो पार्ट के लिए भी ले लेंगे तो बन जाएगा CHCl3। कुछ नहीं किया, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया तो CHCl3 हो गया, दो पार्ट किल, बचा है CH3CO, एक ओ यहाँ बच गया है तो CH3CO का होल डायल और Ca। देखो आप जानते हैं हमारा जो CH3COO होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है 1 और Ca के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है। भाई Ca के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है तो इसको 2 नेगेटिव भी चाहिए ना, तो इसीलिए जो है CH3CO का होल ट्रायल लगाया है, 2 नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ Ca हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म बनाए जाते हैं। कंफर्म हो गया होगा। अब देखो हमने आपको एक तो एथिल अल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाया और दूसरा एसीटोन द्वारा बनाया। एग्जाम में दोनों में से एक ही आपको लिखना रहेगा, जो एग्जाम में पूछा जाए उसी हिसाब से लिखिए, अगर ऐसे ही कहता है तो कोई एक लिखना। अब इसमें जो है हम देखेंगे ये कैसे प्रोसेस होता है, यानी इसका डायग्राम कैसे बनेगा और साथ में इसकी विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि की प्रयोगशाला विधि की बात कर रहे हैं तो इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं, सिद्धांत होते हैं, उसको हमने देख लिया। एक तो एसीटोन द्वारा देखा है और दूसरा जो है हमने जो है एथिल अल्कोहल द्वारा देखा है। तो अब इसका डायग्राम कैसे होगा और विधियों में लिखोगे क्या, इसके बारे में हम, ये हमारा डायग्राम है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने का। देखो आप चाहे एसीटोन द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाइए और चाहे जो है एथिल अल्कोहल द्वारा बनाइए, दोनों में डायग्राम सेम होगा, एक ही डायग्राम होगा। तो जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसी हिसाब से बनाना। बस केवल एक जगह पे आपको ध्यान देना है, ब्लीचिंग पाउडर आपका वही हो जाएगा, वाटर वही हो जाएगा। अगर एथिल अल्कोहल से कहा गया है तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया बताइएगा और एथिल अल्कोहल यहाँ लिखना, एसीटोन मत लिखिएगा। और अगर एग्जाम में आपसे एसीटोन द्वारा बनाने को कह रहा है तो एसीटोन की अभिक्रियाएं लिखना और साथ में यहाँ एसीटोन लिखना, एथिल अल्कोहल मत लिखना। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है और जैसा कहा जाए वही हिसाब से आपको लिखना है। देखो इसमें ये आपका बर्नर है। चलिए पहली बार डायग्राम देख रहे होंगे, अच्छे से देख लो, इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। ये आपका बर्नर है, बर्नर जहां से हम गर्म करते हैं, और ये हमारा गोल पेंदी का फ्लास्क है, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क या गोल पेंदी का फ्लास्क। नाम याद रखना, इसे बोला जाता है गोल पेंदी का फ्लास्क, गोल पेंदी का फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क अंग्रेजी में बोलते हैं। और ये जो निकला है ये यहाँ से निकास नली है और इस निकास नली की सहायता से ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर वो पंखे वाला नहीं है भाई, ये कंडेंसर है। कंडेंसर का काम क्या होता है कि जो भी यहाँ से वाष्प उड़ेगी, इस वाष्प को ये बीच में से गुजारेगा और चारों तरफ इसका पानी भरा रहेगा। पानी की सप्लाई जो है यहाँ पाइप से कर देंगे, जो टोटी से लाके लगा देंगे और फिर यहाँ से पाइप निकाल के ले जाके टैप में गिरा देंगे और पानी ऑन कर देंगे तो पानी आएगा, चारों तरफ भरता हुआ जाएगा और फिर निकल जाएगा। इस तरीके से पानी की प्रक्रिया जो है लगातार करते रहते हैं, तो इसे बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है कि जो भी वाष्प यहाँ से गुजरती है ये वाष्प ठंडा कर देता है। ठीक, ये है एडाप्टर। एडाप्टर का काम होता है कि नलिका को घुमाना होता है तो वहां एडाप्टर लगाते हैं और ये ग्राही से सीधा जुड़ा होता है। ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है जिसे रिसीवर बोलते हैं। ग्राही, ग्राही का मतलब होता है जहां पर हम अपने मटेरियल को जो बना रहे हैं वो उसको इकट्ठा करता है, तो वहां ग्राही बोला जाता है। और ग्राही में जल भरा होता है, जल में ही हम क्लोरोफॉर्म को भेजते हैं। समझ में आई बात? तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। अब इसको आप लिखोगे कैसे एग्जाम में, इसको भी जान लो। एक चीज हमने नहीं बताया, ये सैंड बाथ लगा है, यहाँ पे सैंड बाथ लगा है। सैंड बाथ का काम क्या होता है? सैंड बाथ इसलिए लगाया, देखो सैंड बाथ, सैंड का मतलब होता है बालू, यानी बालू इस एक कटोरा होता है, इस कटोरे में जो है बालू भर देते हैं और बालू पर इस फ्लास्क को रख करके धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो इसे सैंड बाथ बोलते हैं। अब यही बालू की जगह पे अगर पानी आप भर लो तो इसे वाटर बाथ बोलते हैं। पानी की जगह तेल डाल लो तो इसे ऑयल बाथ बोलते हैं। तो कोई एक बात आपको बोलना है, सबसे अच्छा सैंड बाथ ही बोल लीजिए। ठीक, अच्छा इसका फायदा क्या है कटोरा लगाने का, सैंड बाथ लगाने का? फायदा इसका ये है
कि फ्लास्क को अगर हम डायरेक्ट गर्म करते हैं तो फटने का डर रहता है, तड़ाक से इसके अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है, बाहर से जैसे आप हीट लगाते हो तुरंत ये दबने का दिक्कत रहती है, तो फ्लास्क टूटने न पाए इसलिए जब इसको लगा देते हैं तो जब आप गर्म करोगे पहले धीरे धीरे ये गर्म होगा, इसके बाद जब ये धीरे धीरे गर्म होगा धीरे धीरे ये भी गर्म होगा, तो ये फटता नहीं है। ठीक इसी का काम है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिखना कैसे है, एग्जाम में आप लिखोगे कैसे। तो देखिए केवल एक ही शब्द आपको बदलना है, या तो एथिल अल्कोहल लेना है या तो एसीटोन लेना है। दोनों में से जहां मैं एथिल अल्कोहल बोलूंगा वहां एसीटोन चेंज कर देना तो एसीटोन का बन जाएगा, और जहां एसीटोन बोल रहा हो वहां एथिल अल्कोहल रख देना। जैसा एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको आप लिखोगे कैसे। देखिए हेडिंग डाल लेना विधि, और विधि में बताना कि सर्वप्रथम हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिल अल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम उपकरणों को उपरोक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं। विधि जब लिखना तो पहले डायग्राम बना लेना और फिर उसमें लिखना कि सर्वप्रथम हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपकरणों को उपर्युक्त चित्रा, यानी पहले चित्र बनाए रहोगे तो उपर्युक्त चित्रा, अगर बाद में चित्र बनाना है तो निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। पहली बात तो ये हो जाएगी। आगे फिर आपको लिखना है कि इसमें एक गोल पेंदी का फ्लास्क होता है। क्या होता है? गोल पेंदी का फ्लास्क होता है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, जल तथा एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। बस इतने बताना है। ब्लीचिंग पाउडर, जल तथा अल्कोहल जो है ले लेते हैं, या आयतना अनुसार ले लेते हैं जितनी आवश्यकता है, और लेने के पश्चात इसे हम बालू उष्मक पर, किस उष्मक पर? सैंड बाथ लगाए हो ना, बालू उष्मक पर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प निकलती है, यानी क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है। डायरेक्ट आप क्लोरोफॉर्म बना दिए, क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है जिसे निकास नली की सहायता से संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। ये जो कंडेंसर आप लिखे हो इसको हिंदी में संघनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनित्र। ना संघनित्र याद आएगा तो कंडेंसर ही लिख देना कि इसे हम संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, जहां पर क्लोरोफॉर्म वाष्प जो है द्रवित हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? इसका काम ही है कि वाष्प को ठंडा करके द्रवित करना। क्लोरोफॉर्म की वाष्प द्रवित हो जाती है जिसे एडाप्टर की सहायता से, किसकी सहायता से? एडाप्टर की सहायता से ग्राही में रखे जल, ग्राही में क्या रखा है? जल रखा है, जल भरा है ना, ग्राही में रखे जल में एकत्रित कर लेते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ये जो क्लोरोफॉर्म बनेगा उसे हम ग्राही में जो जल रखा होगा उसी में क्लोरोफॉर्म को एकत्रित कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये क्लोरोफॉर्म अशुद्ध होता है। कैसा होता है? अशुद्ध होता है। समझ में आई बात कि नहीं? इतना नहीं लिख पाओगे, कुछ नहीं करना है। सर्वप्रथम एथिल अल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपर्युक्त चित्रानुसार उपकरणों को उपर्युक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, जिसमें गोल पेंदी का फ्लास्क होता है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, जल तथा एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, और फिर फ्लास्क को बालू उष्मक पर रख करके बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है, और इस वाष्प को जो है निकास नली की सहायता से संघनित्र में भेजते हैं, जहां पर ये वाष्प द्रवित हो जाती है, जिसे अडाप्टर की सहायता से ग्राही में रखे जल में एकत्रित कर लेते हैं। ये क्लोरोफॉर्म अशुद्ध होता है, जिसे शुद्ध करने के लिए देखो अब ये शुद्धिकरण कैसे होगा इसको हम आगे बताते हैं। इससे पहले एक चीज जान लीजिए, जहां हमने एथिल अल्कोहल लिया है, अगर आपसे एसीटोन से पूछा जाए तो आप सीधा सीधा कहिए कि सर हम ब्लीचिंग पाउडर, जल तथा एसीटोन ले लेते हैं, और फिर बाकी सारी बातें वही लिखना है। समझ में आ गई बात? चलो समझ में आ गया होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा अशुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, जो ग्राही में जल में एकत्रित कर लेते हैं, इसको शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को डाइल्यूट NaOH के विलयन के द्वारा कई बार धुलते हैं, यानी डाइल्यूट तनु NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन द्वारा इस क्लोरोफॉर्म को कई बार धुलते हैं। इसके बाद फिर जल द्वारा धुलते हैं, यानी पहले NaOH डाल के धुलेंगे, उसके बाद जल डाल के धुलेंगे, और धुलने के पश्चात इसमें जल की अशुद्धि आ जाती है, तो इसको दूर करने के लिए निर्जल CaCl2, निर्जल मतलब CaCl2 सूखा हुआ हो, निर्जल हो, उसमें जल ना हो, तो उसको जब हम इसका उपयोग करते हैं तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। निर्जल CaCl2 अथवा P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5 मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का उपयोग करते हैं,
चाहे आप निर्जल CaCl2 उपयोग कर लीजिए, चाहे P2O5 उपयोग कर लीजिए, इन दोनों का उपयोग करते हैं तो हमें निर्जल ये जो क्लोरोफॉर्म में से जल के मॉलिक्यूल्स को ले लेता है तो हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। सर्वप्रथम तन NaOH और जल द्वारा कई बार धुलते हैं, फिर इसे निर्जल करने के लिए निर्जल CaCl2 का उपयोग करते हैं, जिससे हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा बात? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके प्रमुख जो रासायनिक गुण हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक गुण देखने से पहले एक बात और जान लीजिए, कभी कभी इसके भौतिक गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विकल्प में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी जरा हम एक झलक देख लेते हैं। बहुत ज्यादा ना देख करके एक बार देख लीजिए, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। पहली बात, इनका जो भौतिक गुण है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है और विशिष्ट गंधयुक्त होता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म रंगहीन, विशिष्ट गंधयुक्त मतलब क्लोरोफॉर्म की एक विशेष मीठी गंध होती है, ठीक है। विशिष्ट गंधयुक्त जो है जल से भारी द्रव होता है। समझ में आई? जल से भारी द्रव होता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, यह जल में अविलेय होता है। कैसा होता है? यह जल में अविलेय होता है, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। हमने आपको कहा था जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जल में अविलेय होते हैं, ठीक। तो ये भी जो है जल में अविलेय होता है, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। और अगला है, इसे सूंघने पर अस्थायी बेहोशी आ जाती है। मतलब इसे सूंघोगे तो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओगे। तो इसी बेहोशी यानी बेहोश होने वाली जो सिस्टम है, इसी का उपयोग जो है मेडिकल में यानी शल्य चिकित्सा में जो है बेहोशी उत्पन्न करने में उपयोग किया जाता है। तो वही कहा गया अस्थायी बेहोशी आ जाती है, अतः इसे निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आता है तो आप कर लीजिएगा। अब हम 2 3 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी बात करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला रिएक्शन हम देखने वाले हैं सिल्वर चूर्ण के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? सिल्वर चूर्ण के साथ अपक्रिया। तो सिल्वर चूर्ण मतलब सिल्वर Ag होगा। तो क्लोरोफॉर्म किसकी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म लिखेंगे। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3 और इस पर जो है हम Ag की अपक्रिया कराएंगे। 6 Ag लेंगे क्योंकि इसमें एक ही CH है, तो 2 पार्टिकल इसको ले लिया जाएगा। आप ध्यान सुनिएगा भाई 6 Ag है और 3 दूनी 6 Cl है, तो एक तो AgCl बन जाएगा। भाई Ag के ऊपर प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इतना तो पता है ना। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इतना पता है। और Ag के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो AgCl बन जाएगा और 2 CH हमारे खाली हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस 6 AgCl। बात समझ में आई नहीं? ये हमारा जो है एसेटिलीन है। क्या है? एसेटिलीन है, एसेटिलीन। और ये जो बना है सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है। समझ में आया कि नहीं? और ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिला? एक तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 होता है, ये तो आपको याद हो गया होगा। और Ag के साथ जब क्रिया कराओगे तो एसेटिलीन, एसेटिलीन का फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है और सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है। पहली बात समझ में आ गया। चलो दूसरा देख लेते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है, एसीटोन के साथ अपक्रिया, यानी क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ अपक्रिया। तो आप जानते हैं एसीटोन का जो फार्मूला होता है CH3CO CH3 होता है। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है तो याद कर लो भाई, ये एसीटोन है। अभी एसीटोन द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाए थे ना, वही है। ये एसीटोन है, इस पर हम जो है CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया कराएंगे। बड़ा आसान है बनाना, देख लो। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ OH बना लेगा और जब OH बना लेगा तो इसका डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा और जो बॉन्ड खाली होगा CCl3 बचा रहेगा, इसको लगा देंगे। तो इसी को हम ऐसे लिख देते हैं CH3 और ये OH हो जाएगा और ये CCl3 और ये जो बना है ये है क्लोरीटोन है। क्या है ये? क्लोरीटोन है, जो कि एक निद्राकारी औषधि है। खा लोगे तो नींद आ जाएगी, ठीक। देखो ये जो एसीटोन लिखा है इसको आप CH3COCH3 ऐसे लिखते हो, लेकिन इसको हमने इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दोगे तो ये OH बन जाएगा और ये CCl3 दूसरे बॉन्ड पर हम यहाँ लगा देंगे। तो ये क्लोरीटोन है। क्लोरीटोन जो है एक निद्राकारी औषधि है। समझ में आई बात कि नहीं? खूब पूछा गया है एग्जाम में
कि जब हम एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। लिख ले जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देख लेते हैं। देखो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये खूब नंबर लगा के पूछा गया है, नामन रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये होता क्या है कि एनिलीन तथा अल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया, यानी क्लोरोफॉर्म की एनिलीन तथा अल्कोहलीय KOH की अभिक्रिया जो होती है इसी को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे होती है? देखो एनिलीन का फार्मूला है C6H5NH2 होता है। इसको याद कर लो, ये है एनिलीन। यानी एनिलीन पर जब हम किसकी अभिक्रिया कराएंगे? क्लोरोफॉर्म CH3 की अभिक्रिया कराएंगे और साथ में KOH अथवा NaOH की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या? देखो एक चीज ध्यान रखना, 3 Cl है तो 3 K लेंगे तो KCl निकल जाएगा और यहाँ पे देखिए N है, यहाँ पर C है, NC बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन और 3 OH मिलकर के 3H2 बन जाएंगे। एक तो आपको याद रखना है C6H5NC बन जाएगा। अरे N है C उठा के यहाँ लगा देंगे NC और यहाँ पे 3K 3Cl मतलब 3KCl बन जाएगा और साथ में भाई 1 हाइड्रोजन ये, 2 1 3 और 3 OH मतलब 3H2O बनेगा। तो ये आपका जो बना है फेनिल आइसोसाइनाइड बना है, फेनिल आइसोसाइनाइड बना है। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और जल है। तो आप कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे कि जब हम एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोहलीय, ये जो हमारा होगा एल्कोहलिक होगा, इसको जाने रहिएगा, एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड की दुर्गंध आती है। यह अभिक्रिया जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं? देखिए इसकी दुर्गंध जो होती है बहुत तीव्र होती है। जैसे कोई जानवर एक्सपायर हो जाता है तो जब बदबू करने लगता है तो वैसे ही गंध जो है इसकी फेनिल आइसोसाइनाइड की होती है। तो तीव्र गंध आती है तो इसमें जो है NH2 समूह का जो है चेक किया जाता है कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे NH2 समूह के बारे में जानकारी इसी से मिलती है। तो कुल मिला के कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है ये क्लोरोफॉर्म जो है एनिलीन के साथ जो है और अल्कोहलिक KOH के साथ देते हैं। समझ में आ गई बात? अगली जो अभिक्रिया है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इस पर हम जो है HNO3 की अभिक्रिया कराएंगे। देखिए बड़ा आसान है, HNO3 को आप लिख सकते हैं HONO2। क्यों? HNO3 को आप इसमें से NO2 बना सकते हैं OH और यहाँ का OH H के साथ आपका H2O बन जाएगा, बचेगा CCl3NO2 बचेगा। तो आप लिख सकते हैं CCl3NO2 और साथ में जो है H2O बनेगा। तो ये CCl3NO2 जो है ये है पिक्रीन। इसको आप कह सकते हैं नाइट्रो क्लोरोफॉर्म या इसी को जो है क्लोरोपिक्रीन भी कहा जाता है। यानी कुल मिला के जब आप क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रिक अम्ल की तो एक तो नाइट्रो क्लोरोफॉर्म यानी NO2 समूह लगा है और ये क्लोरोफॉर्म और दूसरा इसी को क्लोरोपिक्रीन भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? एक रिएक्शन और देख लो। देखो भाई अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिनाल तथा KOH के साथ अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को दूसरे नाम से रायमर-टीमन अभिक्रिया पूछा जाता है। क्या कौन सी अभिक्रिया? रायमर-टीमन अभिक्रिया। रायमर-टीमन अभिक्रिया के नाम से पूछा जाता है। इसमें करना क्या है? फिनाल की अभिक्रिया जो है हम क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH अथवा KOH की उपस्थिति में कराएंगे। तो फिनाल का जो फार्मूला होता है ये होता है भाई, फिनाल को आप ऐसे बनाएंगे, इस पर OH लगा होगा, इस पर आप CHCl3 क्लोरोफॉर्म और साथ में जो है NaOH या KOH, साथ में KOH की अभिक्रिया कराएंगे और ये 3 पार्टिकल लेंगे तो होगा क्या? ध्यान समझिएगा भाई, CH है, एक O यहां से ले लेंगे तो ये हमारा CHO समूह यहां लग जाएगा। तो ये हमारा जो बनेगा ये हमारा ये फिनाल है, ये OH रहेगा ही रहेगा, साथ में यहाँ पे CHO लगा देंगे। ठीक, एक ये बन जाएगा और ये हमारा 3K 3Cl के साथ 3KCl बना लेगा। ठीक,
और ध्यान सुनिएगा भाई, देखो जहां लगेगा भाई, जिस जगह पे ये जुड़ेगा, मान लीजिए ये हमारा फार्मूला है सी, और ये सी ये बेंजीन रिंग है, इसको आप समझ लीजिए। हर जगह पे हाइड्रोजन जो है लगा होता है, यहाँ OH रहेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और एक के बाद एक सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। तो अगर आप इस जगह पे जोड़ रहे हो, यानी CHO लगा रहे हो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का खाली होगा, तभी तो जुड़ेगा भाई। कार्बन की वैलेंसी 4 होती, तो डबल बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये 3 और एक यहाँ 4 हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन खाली होगा, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ का खाली होगा, 2 OH यहाँ का ले लेंगे भाई, एक O जो है यहाँ लगा देंगे, तो भाई 3 OH है ना, OH 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 3 के OH था, तो एक तो H2O यहाँ से बना ही लेंगे, और एक OH ये है, और एक H यहाँ वाला जो खाली होगा, तो ये आपका 2H2O बन जाएगा। इस ऑक्सीजन का उपयोग हमने इसके साथ कर दिया, तो एक हमारा बन जाएगा 2H2O। समझ में आई बात कि नहीं? देख लेना, बैलेंस होगा भाई। ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन अगर काउंट करोगे, 3 हाइड्रोजन ये 4, और एक यहाँ का एक 5, तो एक ये हो जाएगा 1, यानी 2 दूनी 4 1 5, के जो है 3 है, 3 के हो जाएगा, 3 Cl है, 3 Cl है। तो इस हिसाब से ये जो बनता है सैलिसिलडिहाइड बनता है, सैलिसिलडिहाइड। ये जो हमारा बनता है सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। यह अभिक्रिया आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम फिनाल की अभिक्रिया, ये हमारा फिनाल है, इसको जाने रहेगा फिनाल, और ये क्लोरोफॉर्म है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया रायमंड टीमन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो ये तो थे हमारे जो है रासायनिक गुण, क्लोरोफॉर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण। अब इनके हम 2 उपयोग की बात कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी एग्जाम में क्लोरोफॉर्म पूछा जाएगा, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और साथ में उपयोग, तो उपयोग आप जाने रहिए। एक उपयोग आपको पता होगा कि निश्चेतक के उपयोग में अभी अभी हमने कहा कि इसको जो है लोगों को जो ये अस्थायी बेहोशी उत्पन्न करता है, तो इसीलिए इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। एक उपयोग ये हो गया। दूसरा उपयोग जाने रहेगा, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ये कार्बनिक विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी विभिन्न यौगिकों को इसमें घोलने के लिए। भाई कार्बनिक यौगिक कहाँ घुलते हैं? कार्बनिक यौगिकों में ही घुलते हैं, तो इसलिए इस क्लोरोफॉर्म भी जो है एक बढ़िया अच्छा जो है कार्बनिक विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? दूसरा उपयोग। तीसरा उपयोग यह है, विभिन्न औषधियों के निर्माण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अभी आपको हमने क्लोरोपिक्रीन बताया, एक औषधीय हो गया, और दूसरा जो है हमने आपको जो है क्लोरिटोन, जो एक निद्राकारी औषधीय है, इसके बारे में बताया। तो विभिन्न औषधियों के निर्माण में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग जानना चाहो तो जान लो, टेफ्लॉन के निर्माण में भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया। तो ये तो थे क्लोरोफॉर्म के प्रमुख उपयोग कौन से हैं। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आपको आ गई होंगी। तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, जिससे उम्मीद करेंगे कि अगले लेक्चर्स में उसका समाधान जो हो सकेगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं।